morning students, welcome you all. I am your accounts teacher, Assistant Professor Nidhi Goyal, ABST Commerce Department, Government College, वारा। बच्चों, हम लोग लास्ट ईयर से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस हम काफ़ी कम ले पाए ड्यू टू कोविड-19, बट नथिंग, कोई बात नहीं है इसके लिए, नो नीड टू वरी। अब हम लोग अपना बीकॉम थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। कोटा यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर में आपके 2 पेपर हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। हम इसमें कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, निगम एवं प्रबंधकीय लेखांकन से स्टार्टिंग करेंगे। दूसरा पेपर आपका इसमें जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, है ना। गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है आपका जीएसटी, उस पर रिलेटेड पूरी बुक आपकी है, बट वो अभी अमेंड होकर नहीं आई है, तो हम लोग पहले इसी पेपर से स्टार्टिंग करेंगे। फाइन। इसमें बच्चों वही आपकी 5 मिनट सिस्टम है, 5 मिनट्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस हैं, और देन 10 मार्क्स के जो डी पार्ट, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होती है, आपको 2 में से 1 करना होता है, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते आए हैं। और जो लास्ट सेक्शन होता है सी, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन होता है उसमें, तो ओवरऑल 5 में से 4 यूनिट को कवर करता है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और बिजनेस पर्पज से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल क्या होती है? ख्याति क्या होती है? आपने सुना है, फेम, प्रसिद्धि, नाम, दैट इज़ गुडविल। जब हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो हम उसे फेम, प्रसिद्धि, नाम नहीं बोलेंगे, देन विल से इट्स गुडविल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुडविल का मतलब है आपके बिजनेस की कोई भी ऐसी प्रसिद्धि जिसकी बेसिस पर आपका कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म में आपसे जुड़ा रहेगा, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विसेज पर उसको भरोसा है, और जब भी उसके सामने दूसरा ऑप्शन आएगा तो वो उसे छोड़कर पहले आपको अटेंड करेगा। इसका मतलब है कि आपकी मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इतनी अच्छी गुडविल है कि कस्टमर जब भी सारे ऑप्शंस को सोचता है तो सबसे पहले आपका नाम आता है, दैट इज़ गुडविल। बेसिकली बच्चों, गुडविल क्या होती है कि भावी अर्जन क्षमता, ऐसी असेट है हमारी, एक ऐसी संपत्ति है जिसके आधार पर हम भविष्य में लाभ कमाने की क्षमता को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी बेसिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, उसे हम गुडविल कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये। गुडविल किसी इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है, संस्थागत ख्याति हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, यानी कि पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, पर्टिकुलर डॉक्टर हैं, लाइक सपोज ही इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरोलॉजिस्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें कोई 1 या 2 ही ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज वर्किंग्स एंड सो ऑन, तो दैट इज़ गुडविल। तो आपके पर्सन की भी हो सकती है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट की भी गुडविल हो सकती है। तो बच्चों, गुडविल जो है हमारी क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति है। ऐसी अमूर्त संपत्ति है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन से। तो सबसे पहले गुडविल होती क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड फ्यूचर अर्निंग्स, यानी कि भविष्य के जो आशातीत लाभ हैं इनका वर्तमान मूल्य है। अर्थात एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी एसेट है जिसके बेसिस पर आप भविष्य में और ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी इसकी फ्यूचर वैल्यू है, मतलब आप जो भी अर्न करेंगे उसको आप मेंटेन रख पाएंगे ड्यू टू गुडविल। सिंपल वर्ड्स में हम गुडविल को पढ़ते चले आ रहे हैं कि गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति है। ये भी ठीक है, यानी कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, दैट इज़ गुडविल। बेनिफिट हमने बात की कैसे ले सकते हैं हम, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारी क्वालिटी की वजह से, हमारी सर्विसेज की वजह से हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी गुडविल की वजह से वो दूसरे ऑप्शंस में से हमें सबसे पहले ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ गुडविल। चलिए ठीक है, अब गुडविल जो है बेसिकली वो कितनी तरह की हो सकती है?
अच्छा, एक बात और है कि गुडविल पे कोई वियर एंड टीयर नहीं होता है, तो हमारी एसेट, लेकिन इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट का कोई वियर एंड टीयर नहीं होता, कोई इस पर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइन। इसके बाद हम बात करें, गुडविल दो तरह की हो सकती है, ख्याति हमारी दो तरह की हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक तो परचेस्ड की गई गुडविल यानी कि क्रय की गई ख्याति, और दूसरी हो सकती है जिसे हमने परचेज नहीं किया है लेकिन जो बिज़नेस में इनहेरेंट है या फिर जो अपने आप उत्पन्न हुई है। ठीक है, आपके अच्छे सर्विसेज की वजह से, आपकी अच्छे व्यवहार की वजह से, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, और जो भी आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट है किसी भी वजह से। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखिए, जब भी आप किसी दूसरे से उसके रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, अगर किसी के चलते हुए बिजनेस को कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदता है, उसके चलते हुए व्यवसाय को, तो उस कंडीशन में अगर मैं किसी का बिजनेस खरीदूंगी तो मैं उसको उसकी संपत्तियों का मूल्य ही तो पे करूंगी, उसकी लायबिलिटीज़ में से माइनस करके, है ना। हम इसे पहले भी पढ़ते आए हैं, जिसे हम नेटवर्थ कहते हैं। यानी सपोज कीजिए, अगर मैंने किसी व्यक्ति से उसका चलता हुआ व्यवसाय खरीदा, उसकी बिल्डिंग है प्लस उसके पास जो स्टॉक है और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सपोज कीजिए उनका वैल्यू 50 लाख बैठता है, नॉर्मल जो उसका जेन्युइन वैल्यू होना चाहिए। ओके फाइन, 50 लाख होना चाहिए। इसमें अगर कोई लायबिलिटीज़ भी हैं उसकी, तो मैंने उनको भी डिडक्ट कर दिया, नेट वैल्यू 50 लाख है। और अब मैं उसको 50 लाख की जगह 65 लाख पे कर रही हूँ। मैं रनिंग बिजनेस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रनिंग बिजनेस, गॉट इट। तो मैं 50 लाख की जगह अगर उसको 65 लाख पे कर रही हूँ, इट मीन्स मैं 15 लाख रुपए किसके लिए ज़्यादा पे कर रही हूँ? उसकी गुडविल की वजह से, उसकी ख्याति की वजह से पे कर रही हूँ। तो इसका मतलब है, अगर आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी एसेट के वैल्यू से ज़्यादा होता है, आपकी संपत्ति जितने मूल्य की है, अगर आप उससे ज़्यादा चुकाते हैं किसी को भी, तो फिर उस कंडीशन में वो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ गुडविल। फाइन। तो ये तो हो गई परचेज की गई गुडविल। अब मैंने चूँकि उस गुडविल के लिए रनिंग बिजनेस के लिए 15 लाख एक्स्ट्रा पे किया, तो दैट इज़ परचेज्ड गुडविल। और हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग हम इस परचेज की गई गुडविल को ही अपने अकाउंट्स में शामिल करते हैं, अपनी बुक्स में शो करते हैं। अगर आपने गुडविल को परचेज नहीं किया है तो आप उसे अपनी बुक्स में शो भी नहीं करेंगे। जो अपने आप उत्पन्न होती है आपके व्यवसाय के चालू रहने से, जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, उसे आप अपनी बुक्स में एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो दूसरा हमारा हो गया जिसे हमने क्रय नहीं किया, जो इनहेरेंट है, जो अपने आप व्यवसाय में उत्पन्न हुई है व्यवसाय के चालू रहने की वजह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस गुडविल को अपनी बुक्स में शो नहीं करते हैं, और आप उसका बेनिफिट अपने बिजनेस में कस्टमर्स की फॉर्म में, सेल की फॉर्म में, बेनिफिट्स की फॉर्म में, अदर बेनिफिट्स की फॉर्म में लेते रहते हैं। तो गुडविल हमारी दो तरह की हो गई, एक परचेज्ड है और एक इनहेरेंट है। फाइन। अब ठीक है बच्चों, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, सबसे मेन बात हम करते हैं कि इस गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, हाउ इट इज़, किस तरीके से जो हमारी गुडविल है, ख्याति है, उसका मूल्यांकन हम करेंगे। जबकि हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमने किसी से सीधा परचेज़ किया, तब तो हम सीधा जो भी उसका नेट एसेट्स थी उससे जितना ज़्यादा पे किया वो हमारी गुडविल हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जबकि डायरेक्टली इसे निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों, सबसे पहले हम ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार पढ़ेंगे, 2 बेस हैं हमारे पास, जिसके बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। उसके मेथड्स अलग हैं। तो पहला बेस है हमारा FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। हम किसी भी बिजनेस के, किसी भी व्यवसाय के ऐसे लाभों को कंसिडर करते हैं जो कि भविष्य में भी बने रहेंगे। अब आप कहेंगे मैडम कि कोई भी लाभ भविष्य में कैसे बने रह सकते हैं, इसका एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, उसके लिए क्या होता है कि आप पहले 3 साल या पहले 5 साल, जितने भी बेसिस पर आप करना चाहते हैं, जो नॉर्मल ईयर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मलिटीज़, जो नॉर्मल ईयर्स के प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, उन पिछले 5 साल, 7 साल, 3 साल, जितना आपका वैल्यूएशन आप चाहते हैं, उतने ईयर्स के आप नॉर्मल प्रॉफिट्स लेंगे। उन प्रॉफिट्स में से अगर आपको ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस दिखते हैं जो कि अब फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं, भाई इनको मैं सेव कर लूँगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए, अब मैंने आपसे बिज़नेस ख़रीद लिया, अब मैं खुद कॉमर्स की हूँ, अपने अकाउंट्स में खुद मेंटेन कर सकती हूँ, मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरा भविष्य में अकाउंटेंट की सैलरी सेव हो जाएगी। तो मैं उस एक्सपेंस को क्या करूँगी, अपने प्रॉफिट्स में मेरा बच जाएगा। एक्सपेंस कम होने का मतलब है मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी। ओके, इसी तरह से अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो फ्यूचर में नहीं होने वाली है, मुझे दिख रहा है भविष्य में ये इनकम नहीं होने वाली है, जैसे कि
सपोज़ कीजिए कि मेरा खुद का जो था, जिस भी बिल्डिंग में ये चल रहा है अभी तक, मैंने नया बिज़नेस जो परचेज़ किया उसके लिए मुझे गोडाउन की ज़रूरत है। पहले मैंने ये गोडाउन रेंट पर दिया हुआ था तो मुझे रेंट की इनकम हो रही थी। अब उसके अंदर मेरे खुद की जो परचेस बिज़नेस है उसके लिए गोडाउन बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है मेरी ये वाली इनकम कम हो जाएगी। तो फिर उस कंडीशन में ये इनकम कम हो जाएगी तो फिर मैं उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूँगी, इससे मेरे प्रॉफिट को कम कर दूँगी, यानी कि माइनस कर दूँगी। इसी तरीके से अगर ऐसी कोई इनकम है जो कि मुझे लगता है फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो फिर मैं उससे अपना प्रॉफिट बढ़ा दूँगी। और अगर ऐसा कोई भी खर्चा है जो मुझे लगता है भविष्य में बढ़ जाएगा, एडिशनल खर्चा होगा, जैसे कि सपोज़ कीजिए पिछला वाला जो मालिक था उस मालिक के पास खुद की गाड़ियाँ थी ट्रांसपोर्ट की, तो उन गाड़ियों के लिए मुझे उसे अलग से रेंट पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब जब उसको हायर किया जाएगा तो फिर मुझे नई गाड़ियाँ हायर करनी पड़ेगी, तो मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ते ही मेरा प्रॉफिट डाउन चला जाएगा। तो फिर अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बच्चों मेरी कहने का मतलब है, हम इसमें ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हमारी इनकम में, हमारे एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देते हैं। देन उसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसी कोई भी एबनॉर्मल इनकम्स या एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे दिखते हैं जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होते हैं, लेकिन किसी ईयर में पर्टिकुलर, जैसे अभी हम कोविड-19 की बात करें, इस कोविड-19 में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जो हमेशा नहीं होती और होंगी भी नहीं, सिर्फ ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है। लेकिन इससे मेरे प्रॉफिट्स तो सफ़र हुए, तो फिर मैं क्या करूँगी, इन्हें यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन नॉर्मल कंडीशंस में किया जाता है, एबनॉर्मलिटीज़ में गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाती है। ओके, तो अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम्स हैं तो मैं उसे हटा दूँगी, माइनस कर दूँगी। एबनॉर्मल लॉसेस हैं जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैं उसे फिर से ऐड कर दूँगी। क्लियर। फिर इसी तरीके से और भी कई एडजस्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो देखिए हम इसका पूरा शेड्यूल देखते हैं कि किस तरह से हम एफएमपी कैलकुलेट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये कैलकुलेट करना बताऊंगी, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एंड सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभ। अधिलाभों की गणना किस तरह से की जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट से आप कितना ज़्यादा अर्न करते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करना। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर इसी तरह का व्यवसाय चल रहा है नॉर्मल में तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे कि उसकी नॉर्मल जो रेवेन्यूज़ हैं, नॉर्मल रिटर्न्स हैं, वो 12% के आसपास रहते हैं। अब अगर मैं इस 12% से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ भी अगर मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभ। और फिर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, है ना। हम ये मानेंगे कि हम जो एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल, और उसके लिए हम जो भी मेथड या जो भी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उसमें फिर हम उस अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो बेस हैं। पहला हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का बेस है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, और दूसरा हमारा बेसिस है सुपर प्रॉफिट्स यानी कि अधिलाभ। दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए आप उसका यूज़ करेंगे। जिससे रिलेटेड आइटम्स, रॉ मटेरियल आपको दिया जाएगा उसका आप यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें हम मेथड पुट करेंगे, उसका विधि लगाएंगे और गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम ये चीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बच्चों आज फर्स्ट लेक्चर है, बस एक इंट्रोडक्टरी है, आप सभी लोग अपनी बुक्स परचेस कर लें, और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप उसे डेली का डेली साथ साथ स्टडी करते रहें। तो होपफुली आपका बहुत अच्छी जो भी प्रिपरेशंस हैं वो कैरी ऑन रहेंगी, तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम्स प्रॉपर तरीके से हों, एग्ज़ाम्स न भी हों तो भी आपकी नॉलेज का लेवल ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो यू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके लेवल तक आती हैं, क्योंकि ये आपके करियर और फ्यूचर को बनाने में बहुत हेल्पफुल हैं। तो हर चीज़ को सिर्फ ये सोचकर मत पढ़िए कि भाई ये मेरे एग्ज़ाम में आना है इसलिए मैं ऐसे पढूँ, और ये नहीं आना है इसलिए मैं इसे छोड़ दूँ, नॉट लाइक दैट। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।